नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही नवीन मुद्दा लेके आए हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर आए हैं जिस करंट में अभी जिसका प्रभावित लोग विरोध कर रहे हैं और जो जिनको फ़ायदा हो रहा है वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। राजस्थान सरकार अभी एक नया बिल लेके आई है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022, जो प्रस्तुत किया गया था 2022 में, इसलिए इस विधेयक का नाम हो गया 2022। और ये जो विधेयक है पारित हुआ था 21 मार्च 2023। अधिनियमित और नियत तिथि जो सरकार तय करेगी वही होएगी। यानी अभी ये क्या है, बिल है, और जब ये अधिनियमित हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, यानी जब ये जो राज्यपाल है इस पर साइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अभी ये विधेयक है, बिल है। बिल और विधेयक, बिल और जो अधिनियम है उसमें क्या अंतर है? बिल यानी विधेयक, बिल इंग्लिश में नाम है और विधेयक हिंदी का नाम है। जो विधेयक है ये जब राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल, जैसे राज्य विधानसभा जिसमें अगर विधान परिषद होती है तो दोनों राजस्थान में एक ही है, इसलिए राज्य विधानसभा ने इसको पारित कर दिया, यानी राज्य विधानसभा ने इसको सैंक्शन कर दिया। लेकिन अब ये जब पूर्ण रूप से कंप्लीट होकर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल इसके अंतिम रूप से साइन कर देंगे तो ये अधिनियमित हो जाएगा। अभी ये अधिनियमित नहीं है, अभी इसको बिल कहते हैं, और पास होते ही ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो ये क्या है, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, अधिनियम नहीं है, विधेयक 2022, RTS, राइट टू हेल्थ। ये सबके लिए कारगर है, आम जनता के लिए तो जानना है ही कि चिकित्सक, ये डॉक्टर्स लोग जो है ये विरोध क्यों कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं। तो उनके लिए तो सबके लिए जानना जरूरी है ही कि विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या इसमें प्रावधान है। लेकिन जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, RAS, IAS या दूसरे कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विस IAS के अंदर एक सिविल सर्विसेज के अंदर जो है सोशल जस्टिस नाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोशल जस्टिस में सरकारों का क्या योगदान है, उनके अंतर्गत इस कानून को राजस्थान के अंदर जो ये RTS लागू किया है इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके बारे में लिखा जा सकता है सोशल जस्टिस के रूप में। और ये हालांकि इससे संबंध, इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग से ये योजना लागू है, RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके अंदर जिनका बेसिक पे 18,000 तक होता है, मतलब 18,000 तक जिनका बेसिक पेमेंट होता है, उनका मंथली कटता है 265 रुपये। 18,000 से 35,000 जिनका बेसिक पे होता है उनका कटता है 440 रुपये, और 35,000 से लेके 54,000 के बीच में जिनका होता है उनका कटता है मंथली 440 रुपये, नहीं 658 रुपये, और जो 54,000 से ऊपर जिनका होता है वो मंथली 875 रुपये उनको RGHS के रूप में कटता है। उन पैसों की जो सुविधा है वो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में भी वो जो सरकारी कर्मचारी होता है जिसके पास RGHS कार्ड होता है वो इलाज ले सकते हैं, समस्त जांचें और ये इलाज ले सकता है। ये तो हो गया सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो सरकार ने वैसे पहले चिरंजीवी योजना लागू कर रखी थी, उसमें कई खामियां या किस तरह की कोई इग्नोरेंस चीज़ें नज़र आ रही थी सरकार को, इसमें ये कोताही बरती जा रही है, इससे शिकायतें आ रही है, तो इन्होंने ये बिल लेके आए। बिल क्यों लाया गया? चिरंजीवी योजना में भर्ती से पूर्व की गड़बड़ियां सामने आना, यानी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लोग जाते थे तो उनको भर्ती करने से पहले ही कई जांचों के नाम पर और पैसे ऐंठ लिए जाते थे, पैसे ले लिए जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग जैसे मान लो पूछते कि सर ये लिखा हुआ है कि 10 दिन पहले का या 15 दिन बाद तक का इलाज का कोई पैसा नहीं लगेगा, चिरंजीवी योजना के अंदर ये सुविधा है तो आप पैसा क्यों ले रहे हो। तो क्या कहता, जवाब क्या देते पता, क्यों पेशेंट देखो वहाँ फंसा होता है, तो पेशेंट को क्या कहते हैं, हमें क्या पता कि आपको भर्ती करने लायक हो या नहीं हो। उस रूप में क्या कहते हैं, वो पहले जांचें करवा लेते थे, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये जांचें करवा लेते थे,
और उसके बाद भी उसको भर्ती करते थे। और उसमें भी क्या करते थे कि आपको भर्ती कर लिया, ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद में 2 या 4 दिन की या 5 दिन की, हाईएस्ट 5-7 दिन की दवाई दे के दोबारा कहते हैं आप 15 दिन बाद में चेक करवाने आ जाना। फिर जब 15 दिन बाद में आएंगे तो फिर उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी चिरंजीवी योजना की, क्योंकि भर्ती करेंगे नहीं। अगर मान लो किसी स्टिच खोलने हैं या और कुछ पट्टियाँ करनी है तो उसके लिए भर्ती तो करेंगे नहीं। और चिरंजीवी योजना की सिर्फ और सिर्फ आईपीडी यानी भर्ती पेशेंटों को ही सुविधा मिलती थी। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ उनके सामने आती थी कि 15 दिन बाद में बुला लिया, फिर कहता 15 दिन बाद में आना, फिर उनको 3-4 महीने तक उसको बुलाते रहते थे और पैसे उनसे लिए जाते थे। तो ये गड़बड़ियाँ आती थी। तो क्या हो गई, चिरंजीवी योजना में भर्ती से पूर्व की गड़बड़ियाँ सामने आना, सेटिंग वाली फार्मेसी से दवा और लैब से जांचें कराने पर मरीज को मजबूर करना। यानी किसी हॉस्पिटल वाले ने अपने हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी या मेडिकल स्टोर खोल रखा है कि आपको दवाई वहीं से लेनी पड़ेगी, वो दवाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह की मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार ये कानून लाई है। और लैब के अंदर भी कोई भी डॉक्टर घर पे देखता है या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देखता है, अगर खुद की लैब नहीं है तो वो एक पर्ची बना के दे देता है या एक उसका आइडेंटिटी कार्ड दे देता है, उसको विजिटिंग कार्ड दे के देता है कि आप उस लैब से ही करवाना है। अगर उस लैब से नहीं करवाते पेशेंट ठगा होता है और पेशेंट ये सोचता है कि अगर उस लैब से डॉक्टर की नहीं मानी तो वो इलाज ढंग से नहीं करेगा। तो पेशेंट तो कहीं भी जाओ, पेशेंट कहीं ना कहीं इस तरह का डर बना रहता था। इसलिए अब इस कानून के तहत क्या है, अपनी मनमर्जी की दुकान से दवाई ले पाएगा, मनमर्जी की लैब से जांच करवा पाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की पेशेंट को कोई पाबंदी नहीं है और डॉक्टर इस तरह से कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इस कानून के अंदर ये भी प्रावधान है। फिर ये क्यों लाई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को जीने का अधिकार, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध करवाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसलिए इस संविधान के प्रावधान जो मूल अधिकारों के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी एक स्वच्छंद और स्वच्छ जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए भी सरकार ये कानून, ये विधेयक लेके आई है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार और जीवन स्तर सुधार हेतु लोक स्वास्थ्य में राज्य के कर्तव्य। अब राज्य के कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ जीवन और पोषाहार के रूप में उसका कर्तव्य का पालन करे, ये राज्य के कर्तव्य है। तो उसके अंदर ये अनुच्छेद 47 का भी पालन हो गया। तो इसलिए ये 3-4 पॉइंट है और भी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। क्यों लाया गया पता हो गया। चिरंजीवी योजना में भर्ती से पूर्व की गड़बड़ियां सामने आना, सेटिंग वाली फार्मेसी और लैब से जांच कराने के लिए पेशेंट को मजबूर करना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन करना और 47 का पालन करना। फिर है बिल में प्रावधान क्या क्या है। बिल में प्रावधान है यार, बिल में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त और बिना पूर्व भुगतान के ये मिलना। यानी सभी सरकारी अस्पतालों में, और कुछ का मतलब ये है कि 50 बेड से अधिक जो हॉस्पिटल है ये जो विधेयक है उसी पर लागू होएगा। अगर मान लो किसी का 45 बेड का है, 40 बेड का है, 30 बेड का है, उस पर ये जो विधेयक है या जब कानून बन जाएगा तो ये लागू नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या किसी भी जगह 1 या 2 हॉस्पिटल ऐसे होंगे जिसके अंदर 50 बेड से ज़्यादा के हॉस्पिटल होंगे। शायद बीकानेर के अंदर 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा तो 2-3 हो सकते हैं। तो और सारे जो लोग बैठे उन पर तो लागू ही नहीं है ये। तो फिर विरोध किस बात का। यानी बड़े लोगों के लिए उनकी जो नकेल कसी जाती है, अनाप शनाप कमाई का जो है या लूट जो होती है उनको कम करने के लिए सरकार की ये मंशा है कि उनको लूट को कम करने के लिए किया गया है। तो क्या हो गया, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी और कुछ निजी का मतलब 50 से अधिक बेड वाले हॉस्पिटलों पर आईपीडी और ओपीडी, पहले चिरंजीवी में क्या था, ओनली आईपीडी था। आईपीडी का मतलब इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी सुविधा ही उपलब्ध थी किसमें, चिरंजीवी योजना में। अब आईपीडी और ओपीडी दोनों है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी और ओपीडी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त यानी बिना किसी फीस दिए, किसी भी डॉक्टर को फीस नहीं देनी है, और फिर बिना पूर्व भुगतान के, किसी भी प्रकार का पूर्व भुगतान नहीं किया जाता। यानी पहले क्या होता था कि चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद भी कई पेशेंटों को ऐसी सूचना मिली है, जो ये चिकित्सा मंत्री और इनके ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसी सूचनाएं भी आई है कि हमारे चिरंजीवी कार्ड होते हुए भी हमारे से इतने पैसे पूर्व में पहले ही जमा करवा लिए एडवांस
खिड़की पर जमा करवा लिए और कि हमने पहले पैसे वो वापस भी दिलवाए। इस तरह से मतलब इसके अंदर जो बहस हुई है उसके अंदर ये बताया गया है। तो पहले भी खिड़की पर पैसे जमा करा लीजिए कि इतने रुपए जमा करा दो, तो वो पहले भुगतान नहीं करना पड़ता और किसी डॉक्टर को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी इसमें। फिर है मेडिको लीगल केसेज में भी बिना पुलिस की मंजूरी के इलाज प्रारंभ करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कोई केस हो गया, लड़ाई दंगा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या इस तरह के कोई होते थे, तो क्या करता था कि पहले पुलिस वाले को बुलाओ, वो बयान लेगा, उसके बाद में इलाज चालू करने, इस तरह की पाबंदियाँ थी। वो पाबंदी इसमें नहीं है, पुलिस आए ना आए उसकी बाद की बात है, लेकिन इलाज आप पहले से चालू कर दो। इसका दायरा क्या है? आपातकालीन का सांप का काटना, सड़क दुर्घटना और जो गर्भावस्था के अंदर जो किसी की टिपिकल कोई कंडीशन बन जाए उससे संबंधित और अन्य प्रकार की कोई भी दुर्घटनाएं जैसे आगजनी हो गया और यार आपातकाल में जो भी परेशानियां आती है वो इसके अंदर समाहित है। कोई भी इलाज से मना नहीं कर सकता। इस विधेयक का कोई भी इलाज के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। तो क्या होगा? इलाज के लिए मना नहीं कर सकता तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी बिना पैसा लगाए और आपातकाल के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी सुविधा मिल पाएगी। और अगर कोई इस विधेयक का अवहेलना करता है, कोई मना करता है इलाज करने के लिए या फिर उसको कहता है कि हम नहीं करेंगे इलाज, इसकी उपेक्षा करता है इस विधेयक की, तो क्या होगा? पहली बार 10,000 रुपये का उस हॉस्पिटल या चिकित्सक पर दंड लगाया जाएगा, उसके फाइन लगाया जाएगा 10,000 रुपये। अगर दूसरी बार भी ऐसा करता है तो उसका 25,000 रुपये उस पर चिकित्सक या हॉस्पिटल पर फाइन लगाया जाएगा, दंड लगाया जाएगा। फिर RTH बिल की शिकायतों को सुनने के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ट्रिब्यूनल और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्टेट हेल्थ ट्रिब्यूनल्स की स्थापना होगी। प्राधिकरण का फैसला अन्य कोर्टों में अपीलीय नहीं होगा। यानी जिला स्तर पर इन शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या होगा? जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, इन जो प्राधिकरण है ये फैसला सुनाएगी। इन फैसलों की जो अपील है वो किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं होगी। यानी ये जो जिला स्तर के और राज्य स्तर के जो फैसला कर दिया उस पर कोई भी कार्रवाई आगे की कोई कोर्ट नहीं कर सकता। यानी ये जो फैसला कर दिया ये अंतिम फैसला होगा। तो ये हो गए इसमें बिल में प्रावधान। क्यों लाया गया? बिल में प्रावधान क्या क्या है? अब है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं डॉक्टर्स जो है या प्राइवेट चिकित्सक है, या विरोध क्यों कर रहे हैं? इनके समर्थन में कुछ सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए थे। तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? इमरजेंसी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ये कहते हैं कि इमरजेंसी किसको माने? हर कोई आ जाएगा हमारे पास कि इमरजेंसी है, हमारा इलाज करो। तो इसकी इमरजेंसी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। मुफ्त इलाज के पुनर्भुगतान की प्रक्रिया क्या है? हम मुफ्त इलाज कर देंगे, मान लो वो हज़ारों में बैठ गया, लाखों में बैठ गया, फिर इसका सरकार पुनर्भुगतान भी तो करेगी, उसका करेगी या नहीं करेगी, उसकी प्रक्रिया क्या है वो बताई जाए। शिकायत निवारण तंत्र एक तरफा है। ये कहते हैं शिकायत निवारण तंत्र जो है एक तरफा है। आप कहते हैं ट्रिब्यूनल्स अगर मान लो फैसला कर दिया तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो फिर ये एक पक्षपाती या एक तरफा है। कम्युनिकेशन गैप, यानी वार्ता नहीं, हम लोगों से वार्ता नहीं की, अच्छी तरीके से वार्ता किए बिना आपने इस विधेयक को ले आए, तो ये कम्युनिकेशन गैप यानी वार्ता नहीं करी हमारे बीच में। चिरंजीवी योजना है, उसमें कुछ बिंदु जोड़ दो। वो कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जो है वो पहले से लगा हुआ है। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चिरंजीवी कार्ड को हम एक्सेप्ट करते हैं ना, इसलिए उसमें अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसमें कुछ पॉइंट और जोड़ दो। ये कौन कहते हैं? ये डॉक्टर्स कहते हैं। लेकिन इनके भी आते हैं ना कि आप पहले पैसे ले लेते हो, जांच के नाम पर ले लेते हो, तो ये दोनों का अपना अपना पक्ष है। फिर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करनी है तो सरकारी संस्थाओं को चुनो। ये कहते हैं कि अगर सरकार लोगों को आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, लोगों को स्वस्थ बनाना है, आप एक लोक कल्याणकारी सरकार चलाना चाहते हो, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? आप सरकारी हॉस्पिटलों की सुविधाएं बेहतर करो ना, वहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर्स लगाओ, उनकी जो सुविधाएं बढ़ाओ और करो। ये आप सरकारी हॉस्पिटलों पर कर सकते हो, हमारे ऊपर क्यों करते हो? ये कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि अस्पताल खोलने से पहले हमें लगभग 48 प्रकार के NOC ली जाती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ली जाते हैं। साथ में अस्पताल का संचालन भी करना पड़ता है और ऊपर से मुफ्त का इलाज। ये कहते हैं कि हम जब हॉस्पिटल खोलते हैं तो उस टाइम हमें लगभग 48 प्रकार की NOC ली जाती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है, और उसके बाद में हम हॉस्पिटल चलाने के लिए, हमारे को हॉस्पिटल का संचालन करने के लिए हमारे को पैसे की व्यवस्था करना, स्टाफ हो गया, फर्नीचर हो गया, लाइट पानी का हो गया और बिल्डिंग का किराया हो गया, इस तरह से हमें खूब सारे खर्चे करने पड़ते हैं। वो हम कहाँ से लाएं? ऊपर से आप कह रहे हो मुफ्त में इलाज करो। हम जब मुफ्त में इलाज करेंगे तो हम तो
हॉस्पिटल में बंद करना पड़ेगा। इस तरह से किसके तर्क है ये प्राइवेट चिकित्सकों के तर्क है। अब आ गया कि आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक। आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले सकारात्मक पढ़ लेते हैं। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा और अपना इलाज कहीं भी बिना पूर्व भुगतान किए करवा सकते हैं। लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा और अपनी मन मर्जी की प्राइवेट बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर के ये इलाज करवा पाएंगे, वो भी कैसे, बिना डॉक्टर को फीस दिए हुए और बिना पूर्व में एडवांस भुगतान किए हुए वो अपना इलाज करवा पाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच की वृद्धि होगी। यानी स्वास्थ्य सेवाएं, पहले ये था कि हमें इमरजेंसी होगी, एक्सीडेंट हो गया तो सरकारी हॉस्पिटल जाना है। अगर आपके उस रास्ते के अंदर अगर मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल, बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ ट्रॉमा सेंटर वगैरह की व्यवस्था है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल जाने की बजाय वहाँ भी जा सकते हो। तो आप क्या होगा, एक विस्तार हो गया ना स्वास्थ्य का। पहले आपको जाना पड़ता था 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, या दूर दराज के लोग 200 किलोमीटर जाना पड़ता, तब तक पेशेंट का हो सकता है बच ही ना पाए। तो उसमें बीच में अगर मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया तो वहाँ आप ले जाके इलाज करवा सकते हैं, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो गया। फिर आपात स्थिति में भी निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं, यानी इमरजेंसी आ गई तो भी आप सरकारी अस्पताल में के बजाय सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज करवा पाएंगे। बिना फीस और बिना पूर्व भुगतान के इलाज करवा पाएंगे। कंप्लीट हेल्थ पैकेज, यानी कंप्लीट हेल्थ पैकेज, उसमें क्या क्या सुविधाएं होती है, पूरा हेल्थ पैकेज इसमें समाहित होगा। और दुर्घटनाओं में कमी होएगी, जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल तक जिला स्तर पर ही होती है वैसे ज़्यादातर, तो जिला स्तर पर ले जाने के बजाय अगर कहीं तहसील स्तर पर अगर बढ़िया हॉस्पिटल है, 50 बेड से अधिक वाला कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ ले जाके भी आप इलाज करवा सकते हैं, वो भी कैसे, फ्री में। फिर कंप्लीट हेल्थ हो गया, दुर्घटनाओं में कमी हो गया, ये हो गया लोगों पर सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, चिकित्सकों का विरोध, चिकित्सक विरोध करेंगे, कर रहे हैं, अभी बैठे हैं प्राइवेट वाले अभी भी बैठे हैं। तो फिर है प्रभावी क्रियान्वयन चुनौती, प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौती, यानी जिस तरीके से वो पैसा लेकर के काम करते थे ना, वैसा वो फ्री में कैसे करेंगे बताओ, नहीं करेंगे ना। तो प्रभावी क्रियान्वयन इसमें नहीं हो पाएगा, प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होएगी। फिर है निजी अस्पतालों को आर्थिक हानि, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनका पैसा आता था तो उनके अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, तो अब वो क्या करेंगे, पैसा नहीं होगा तो उनको आर्थिक हानि होगी और वही स्थितियाँ बन जाएगी उनकी, मतलब पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। फिर चिकित्सकों के साथ अभद्रता की आशंका बनी रहेगी, यानी कोई भी जाके कह देगा मैं तो इमरजेंसी हूँ, मेरा इलाज करो, नहीं करता तो हो सकता है डॉक्टरों के साथ क्या है, अभद्र व्यवहार करेंगे, वो लड़ाई दंगा करेंगे या फिर शिकायत करेंगे, फिर शिकायत निवारण केंद्र के पास जाना पड़ेगा उनको। इस तरह से ये लोग करेंगे। और शब्दावली की अस्पष्टता से गतिरोध की आशंका बनी रहेगी, यानी जो शब्द दिए गए हैं, जो इस एक्ट के अंदर, या एक्ट नहीं बना अभी तक, इस विधेयक के अंदर, बिल के अंदर जो शब्दावली है वो अस्पष्ट है, उसमें किसी को पता नहीं चलेगा, परिभाषा ढंग से नहीं है या फिर उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा, तो फिर गतिरोध उत्पन्न होगा स्वास्थ्य सेवाओं में। ये हो गया इनका विवरण आरटीएच का। अब निष्कर्ष रूप में क्या निकाल सकते हैं, यानी जब कोई भी एग्जाम होता है तो अपने पक्ष और विपक्ष, अपने किसी का एक तरफा नहीं लिखना, उसमें नंबर नहीं मिलते। और हमें भी एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए, अच्छा पढ़ा लिखा या अच्छा जानकार होने के लिए हमें भी पक्ष और विपक्ष दोनों का पता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आँख मूंद के डॉक्टरों का विरोध कर दें, ऐसा नहीं है कि आँख मूंद के सरकार का समर्थन कर दें या डॉक्टर लॉबी से जुड़े हुए हैं तो हम सरकार का विरोध कर दें। हमें पहले क्या किया, पहले हमने पढ़ा कि इसको क्यों लाया गया है, फिर इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, फिर आम जनता पर क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा और क्या नेगेटिव असर पड़ेगा। अब इन दोनों को सबको पढ़ के, हमने इतने 4-5 पॉइंट पढ़ने के बाद में हम इनका कंक्लूजन निकालेंगे, इनका निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें अब निष्कर्ष रूप में क्या कहना है। कुल मिलाकर जनता को इस बिल का समर्थन करना चाहिए, जनता को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। इससे जनता का फायदा है, क्या है, जनता का फायदा ही होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुरंत इलाज मिल सकेगा।
निजी चिकित्सालयों और चिकित्सकों और फार्मा कंपनियों की मोनोपोली पर अंकुश लगेगा। यानी जो कोई डॉक्टर लिखता था ना कि मैं उसी दुकान से दवाई लेके आनी है, उसी लैब से जांच करवानी है, इस मोनोपोली पर रोक लगेगी। और हाँ, कुछ हद तक इस बिल का दुरुपयोग होगा, जिसके लिए DHT और SHT यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ट्रिब्यूनल और स्टेट हेल्थ ट्रिब्यूनल है, उसमें व्यवस्था हो जाएगी। तो कुल मिला के देखो, विरोध सबका होता है या दुरुपयोग सबका होता है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उद्देश्य और उसका जो फायदा है उसको देखते हुए हमें दुरुपयोग से नहीं डरना चाहिए। दुरुपयोग तो हर किसी का होता है, कई दहेज के झूठे केस करवा देते हैं, कई और तरीके के केस करवा देते हैं, या हर चीज़ का विरोध होता है। देखो, अगर जिसको कोई नहीं, आज ये भी देखने में मिलता है कभी कभी कि एजुकेशन का भी लोग विरोध करते हैं। लोग क्या कहते हैं, अगर कोई लड़की है तो उसको 5-7 से ज़्यादा नहीं पढ़ाने चाहिए। जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं ना, वो लड़कियों की पढ़ाई पर भी मतलब अंकुश लगाते हैं। वो कहते हैं 7-8 पढ़ ले, अपना नाम लिखना आ जाए बस बहुत है, आगे पढ़ाने के पक्ष में भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, सबका अधिकार है पढ़ने का। तो हर चीज़ का विरोध करते हैं, तो इसका भी विरोध करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। तो इसके साथ ये हो गया। देखो, अब आपको ये मालूम हो गया कि RTH क्या है, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब हमने तो अपना कैलकुलेशन लिख दिया, अब आप पर है कि अब आप किसी भी लोगों के बीच में बैठो, कितने भी लोगों के बीच में बैठो, अब कम से कम आप बोलने के लायक हो कि RTH ये है। तो इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अध्ययन करो और लोगों को बताओ। लेके स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।